दोस्तों स्टडी आईक्यू के द्वारा फाइनली लॉन्च कर दिया गया है स्टॉक मार्केट पर जो बेसिक कोर्स होता है, जो फंडामेंटल्स होते हैं, स्क्रैच से आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। 50 हाई क्वालिटी वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके लिए आपको डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाना है या फिर आप हमारे स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा वहां पर आपको जो कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि वहां पर आपको 33% का डायरेक्ट और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस कोर्स के माध्यम से जितने भी बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल आपने ये न्यूज़ देखा होगा। इनफैक्ट मैंने कल वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि जो डॉलर टू रुपी है, मतलब कि $1 इक्वल्स टू कितना रुपी होगा, वो अपने लाइफ टाइम लो पर चला गया है और ये 77 रुपी को भी क्रॉस कर चुका था, ब्रीच कर चुका है। लेकिन अब यहां पर बात हो रही है, मार्केट के अंदर जो फियर है वो ये है कि 80 रुपीज को भी ये ब्रीच कर सकता है, 80 के भी नीचे जा सकता है। जाहिर सी बात है मैं 80 के नीचे कह रहा हूं, इसका मतलब 80, 81, 82 इस तरह से, क्योंकि हम $1 इक्वल्स टू कितना रुपये होगा। तो जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो बेसिकली यही होता है कि अभी तक आपने देखा होगा 73, 74 के आसपास चल रहा था। लेकिन जो भी यूक्रेन रशिया वाला वॉर चल रहा है, इसके कई सारे कारण हैं, जो भी है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा भी, उसकी वजह से ये 80 को भी क्रॉस कर सकता है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, हमारे भारत के ऊपर क्या होगा, हमारे आपके ऊपर क्या होगा, इकोनॉमी के ऊपर क्या होगा, और खास बात जीडीपी के ऊपर क्या असर कर सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि इस समय वुमेन्स डे के मौके पर डबल वैलिडिटी प्लस यहां पर 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी हुआ क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो आंकड़ा है $1 इक्वल्स टू कितना रुपी होगा, वो 77 को भी क्रॉस कर गया था। पिछले बार हमें कोविड के समय देखने को मिला था, अप्रैल 2020 में मुझे याद है कि जो $1 इक्वल्स टू रुपी है वो आपका करीब 76.9 के आसपास आया था, लेकिन वो भी आंकड़ा इसने ब्रीच कर दिया और कल ये 77.5 के आसपास चला गया था। ऑल्दो यहां पर थोड़ा इंप्रूव होके अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये 76.93 के आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन डर, जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट में ये है कि ये 80 के भी नीचे जा सकता है। और ये बेसिकली जो इकोनॉमिक टाइम्स है उनके द्वारा पोल किया गया, 14 ब्रोकरेजेस, बैंक्स, ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स, उनके द्वारा जो भी पोल आया उसमें निकलकर ज्यादातर लोगों का कहना था कि 80 को भी क्रॉस कर सकता है। और यहां पर जो पार्टिसिपेंट्स है पोल में, उनका ये बेसिकली मानना था कि अगर मामला अच्छा नहीं हुआ, मतलब कि रशिया यूक्रेन वॉर को डिप्लोमेटिक कंक्लूजन से नहीं सुलझाया गया, तो डेफिनेट सी बात है कि इसका डायरेक्ट असर आपको भारत की जो रुपी है उसके ऊपर देखने को मिलेगा और ये 80 को क्रॉस कर जाएगा। और फर्दर यहां पर प्रॉब्लम यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आपने देखा होगा जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, व्हीट हो गया, बाकी जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और वो जितना ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे उसकी वजह से फर्दर रुपी कमजोर होता जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो कमोडिटी जब हम भारत में मंगाते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा पे करना होगा। वो सब कुछ मैं आपको और आगे बताऊंगा, आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप देख पाएंगे ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि जो सिचुएशन जिस तरह की इमर्ज हो रही है इस समय, उसमें लगता नहीं कि अभी जो रुपी है वो कूल ऑफ होने का नाम लेगा। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले ये आएगा कि रुपी फॉल क्यों हो रहा है। जाहिर सी बात है एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर आप देखोगे तो 2008 का जो स्तर था उस समय सबसे हाईएस्ट, हमें आज तक के पूरे इतिहास में 2008 में सबसे ज्यादा प्राइस देखने को मिला था पर बैरल के हिसाब से। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो सेकंड हाईएस्ट अभी इसने अचीव किया था और $139 पर बैरल के आसपास ये चल रहा था। ऑल्दो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस समय क्रूड ऑयल का प्राइस करीब आई थिंक $120 पर बैरल के आसपास चल रहा है, 120, 125 के आसपास। लेकिन स्टिल ये फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आप खुद सोच के देखिए, भारत बड़ी मात्रा में जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से मंगाता है, हम बाहर से मंगाते हैं 80% से ज्यादा रिक्वायरमेंट। अब जब हम बाहर से मंगाएंगे तो हमें ज्यादा डॉलर पे करना होगा। तो जब हम ज्यादा डॉलर पे करेंगे, मतलब डॉलर हमारे भारत से बाहर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर की डिमांड बढ़ी है ना, क्योंकि हम डॉलर यूज कर रहे हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ी है, तो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है रुपी के मुकाबले और इसीलिए एक प्रकार से रुपी कमजोर होता है, राइट। तो जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ी है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ी है इन कंपैरिजन टू रुपी, और इसीलिए रुपी यहां पर कमजोर हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है क्रूड ऑयल प्राइस, तो ये सबसे पहले याद रखना है। दूसरा आप देखिए कैपिटल आउटफ्लोज और डॉलर भी स्ट्रेंथन हो रहा है। कैपिटल आउटफ्लो का मैं बात जब करूं तो इसका मतलब है कि शेयर मार्केट के अंदर या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाहर से पैसा लेकर आते हैं,
उन्होंने पिछले कुछ महीने से लगातार पैसा विड्रॉ किया है, 2 लाख करोड़ के आसपास विड्रॉ किया है। और ये जब अगेन यहां पर क्या हो रहा है, जब 2 लाख करोड़ विड्रॉ कर रहे हैं मतलब भारत से डॉलर वापस ले जा रहे हैं जो वो लेकर आए थे। तो जब ले जा रहे हैं मतलब डॉलर की डिमांड हो रही है, तो अगेन यहां पर जब डिमांड हो रही है तो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है और इसकी वजह से रूपी कमजोर हो रहा है और इसीलिए रूपी आपको कमजोर देखने को मिल रहा है। तो ये कारण हमें समझ में आ गए, 2-3 मेन जो कारण थे। अब क्वेश्चन है कि इसका असर क्या होगा। देखो, जो इमीडिएट असर होता है ना, जो एकदम तुरंत जो असर हम आपको देखने को मिलेगा वो है आपका इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन कैसे, बेसिकली क्या है कि भारत जितना भी चीजें इंपोर्ट कराता है वो और महंगे हो जाएंगे। चाहे क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं, गोल्ड बाहर से मंगाते हैं, कोई कमोडिटी बाहर से मंगाते हैं, कुछ भी आप मंगाते हो वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट है यूएस से आप मंगा रहे हो, उस प्रोडक्ट की वैल्यू है यूएस के अंदर कितना, $1, ठीक है। तो पहले आपको $1 के लिए आप कितना पे करते थे, आप भारत में उसको मंगा रहे हो तो आप 75 रुपए देते थे और वो $1 में कन्वर्ट हो जाता था और $1 से आपके पास प्रोडक्ट आ जाता था, ठीक है। आज के डेट में क्या है, अब मान लो 80 हो जाए तो अब आपको 75 के बजाय कितना पे करना पड़ा है, 80 पे करना पड़ा है। तो आपके लिए प्रोडक्ट क्या हो गया, महंगा हो गया। ऑल्दो यूएस के अंदर ये प्रोडक्ट का दाम भले ही $1 है लेकिन हमारे लिए तो ये महंगा हो गया, राइट। तो तुरंत जो असर होता है वो इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, राइट। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है। उसी प्रकार से एक्सपोर्ट चीपर का मतलब क्या है कि पहले अगर मान लो कोई एक्सपोर्ट करता था, मैंगो हो गया, ठीक है। अब मैंगो वो बेचता था, अब सपोज मान लो $1 में यूएस के अंदर वो बेचता था, ठीक है। पहले मैंगो जो था वो उस यहां पर जब हमारे पास पैसे आते थे अल्टीमेटली वो 75 रुपए आते थे, लेकिन अब यहां पर कितने रुपए मिलेंगे हमें देखने को, 80 रुपए मिलेंगे। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, एक्सपोर्टर को फायदा हो जाता है एक प्रकार से। तो यहां पर एक और चीज समझना है कि इंपोर्टर को नुकसान होता है और एक्सपोर्टर को फायदा होता है। अगर हम तुरंत इमीडिएट बेसिस पर अगर इसका असर देखें तो जितने भी इंपोर्टर्स होंगे यहां पर उनको लॉस देखने को मिलेगा और जितने भी एक्सपोर्टर होंगे, चाहे आम एक्सपोर्ट कर रहे हो भारत से, लीची एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा फायदा होता है। तो एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं प्रोडक्ट्स के, ठीक है, और इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि इंपोर्ट की वजह से वहां पर क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इसीलिए हम इसको कई बार एक्सटर्नल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, कि बाहर से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहा जाता है इसको, कि बाहर से हमारे देश के अंदर यहां पर इन्फ्लेशन आ रहा है। और फर्दर इसका असर क्या होता है कि ऑयल में भी हमें ज्यादा पे करना होता है। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो पहले हम जितना डॉलर पे करते थे और ज्यादा हमें यहां पर कीमत चुकानी पड़ रही है उसके लिए, राइट। तो ये सब असर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन है कि जीडीपी ग्रोथ के ऊपर क्या असर होता है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि जीडीपी आपने देखा होगा इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होता नहीं है, तो इसमें कई सारे होते हैं, बट स्टिल आप कह सकते हैं कि यहां पर जो इनपुट्स डाला जाता है, जैसे कि मान लो हम भारत में कोई भी चीज बना रहे हैं, कार बना रहे हैं सपोज, तो कार बनाने के लिए जो स्टील चाहिए, अगर हम चाइना से स्टील मंगा रहे हैं या फिर कहीं और से मंगा रहे हैं तो वो स्टील तो महंगा हो गया, राइट, क्योंकि क्योंकि यहां पर डॉलर के मुकाबले रूपी डेप्रिशिएट हुआ है तो स्टील महंगा हो गया क्योंकि वो हम इंपोर्ट करा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए जीडीपी क्या होता था। जीडीपी क्या है, इट इज द गुड्स, जो वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो हमने वहां से बाहर से मंगाया, इन्फ्लेशन बढ़ गया देश के अंदर, और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमें ऐसे देखने में तो लगेगा कि जीडीपी के ऊपर पॉजिटिव असर हो रहा है, क्योंकि जीडीपी तो अल्टीमेटली क्या है, हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जीडीपी का, जो भी वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो क्योंकि यहां पर वैल्यू बढ़ रहा है ना इन्फ्लेशन की वजह से, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वैल्यू बढ़ रहा है और जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या होता है, वो आपको देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से लोग डिमांड कम करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो भी हम चीज इंपोर्ट करा रहे हैं वो महंगा हो रहा है रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होने से। तो जब भी कोई चीज महंगी होगी तो क्या होगा, आप डिमांड कम करोगे, डिमांड कम करोगे मतलब आप कंजम्पशन कम करोगे, कंजम्पशन कम करोगे मतलब एक प्रकार से जीडीपी में आपकी गिरावट आएगी। जैसे जीडीपी का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है यहां पर कैलकुलेट करने का, C+I+G+NX, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, NX क्या है, नेट एक्सपोर्ट है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो वैल्यू आती है। तो एक तरह से अगर आप सिंपल शब्दों में समझिए, मैंने आपको क्या बोला था कि रुपी डेप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और यहां पर इंपोर्ट कम होगा, क्योंकि इंपोर्ट हम क्यों कम करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन कम कर देंगे, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट हमारे लिए महंगा है। तो होता क्या है कि एक्सपोर्ट एक तरफ बढ़ रहा है और इंपोर्ट यहां पर कम हो रहा है। तो एक तरफ हमें देखने में लग सकता है कि जीडीपी हमारी इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है हमारी जीडीपी के ऊपर, तो ये देखने में लग सकता है कि हमारी जीडीपी इंप्रूव होगी, लेकिन याद रखिएगा इसका ओवरऑल असर हमारे प्राइवेट कंजम्पशन पर आएगा। क्यों, क्योंकि चीजें महंगी होगी, यहां पर डिमांड कम हो जाएगी, तो ओवरऑल क्या होगा कि कंजम्पशन हमारा कम हो जाएगा और इसलिए यह हो सकता है कि हमारा जीडीपी बढ़ने के बजाय यहां पर नेगेटिव भी हो जाए।
ठीक है, अब वो देखना होगा, वो आगे चलकर समझ में आएगा हमें कि क्या होता है नहीं होता है, लेकिन बट जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहां पर। और फाइनली जाने से पहले ये हमारे और आपके ऊपर क्या असर करेगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट होगा। नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उनके लिए वो महंगा हो जाएगा। आप यूक्रेन, जैसे बहुत बच्चे यूक्रेन गए थे, यूएस जाते हैं, जहां भी जाते हैं तो उनको ज़्यादा यहाँ पर पेमेंट करनी होगी क्योंकि रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है। इसके अलावा जो लोग ट्रैवल करने जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर महंगा हो गया। लेकिन फ्लिप साइड में अगर आप देखो तो जो हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म है वो यहाँ पर क्या होता है, वो बढ़ जाता है क्योंकि रुपये डिप्रिशिएट होने से बाहर के लोगों के लिए यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिल रहा है। जब वो भारत के अंदर आ रहे हैं, ज़्यादा उनको रुपये मिल रहे हैं, $1 में ज़्यादा रुपये, पहले 75 रुपये मिलता था $1 में, अब 80 रुपये मिल रहा है, तो वो देश के अंदर ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे, राइट। तो वो भारत को चुनेंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो अलग अलग बाकी चीज़ें हैं वो भी बढ़ सकती हैं। मीडियम टर्म में बताया जाता है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बेहतर होगा, इसकी वजह से रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट बेहतर होगा, तो कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज खड़ी होना स्टार्ट हो जाएंगी और इसकी वजह से हो सकता है जॉब भी क्रिएट हो जाए। तो हर एक पहलू आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि अल्टीमेटली होता क्या है, यहाँ पर इंपैक्ट क्या होगा इंडिया और इकोनॉमी के ऊपर। और तो लेट्स सी कि क्या ये $80 की तरफ जाता है कि या फिर यूक्रेन का वॉर अगर रुकता है तो ये वापस से थोड़ा स्टेबल होगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन जाने से पहले इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है आपके लिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में आपने सुना होगा, जो कि आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आपको बताना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस कौन से चीजों के ऊपर अफेक्ट करता है, ये दो में से किस चीज के ऊपर अफेक्ट करता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज माई कोड अंकित 33 क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।